श्री राम, राधे राधे। तो आज हो चुका है 1st ऑफ अप्रैल, मीन्स आपके पास सिर्फ 17 दिन बचे। 17 दिन मैं नहीं बोलूँगा, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे, बिकॉज़ लास्ट का 7 डेज़ जो होता है, वो आपको अपने रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाना चाहिए। वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। आपको एंड मोमेंट पे कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जो नई चीज़ है उसको कवर अप करते चलूँ। और फिर भी अभी आपको कुछ लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है या हम आपको हमारी ज़रूरत है, तो आप कमेंट में जो है वो लिख सकते हो, आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, हम जिस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। और हाँ, अभी आईपीएल का माहौल चल रहा है, ठीक है? तो स्पेशली बॉयज़ अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना, एकदम से उधर मत घुस जाना अभी, ठीक है? क्योंकि सिर्फ 10 दिन 17 दिन की बात है यार, उसके बाद तो खत्म होना नहीं है आईपीएल, उसके बाद आप अच्छे से एन्जॉय करके देखिएगा, इज़न्ट इट? तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम अपना नेक्स्ट सेशन जो है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट यूनिट 5 पे करेंगे। तो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी कह चुका था कि हमारे वीडियोज़ को एक बार और देख लीजिएगा, देन आइएगा, ठीक है? और हम 1 दिन का गैप भी इसीलिए देते हैं ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम हो, ठीक है? इस चीज़ के लिए ताकि आप पढ़ सको। तो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले आप क्या करोगे आप वीडियो को पॉज़ करोगे, सोचोगे, केयरफुली रीड करोगे, जो कि मैं आपको बताऊँगा ही और उसमें से अगर आपको कुछ गलत होता है तो आप उससे सीखोगे, ठीक है? नाउ सबसे पहला क्वेश्चन Teacher allow student to participate in rule making but retain final authority. This style is best described as टीचर जो है वो अलाउ करते हैं स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए रूल मेकिंग में, लेकिन रिटेन करता है अपना फाइनल अथॉरिटी। मतलब अगर टीचर आपको तो ये किस टाइप का स्टाइल हुआ? ऑथराइजेशन, लेजिस्लेयर, परमिसिव या डेमोक्रेटिक? देखो ऑथोरिटियन हम लोग बच्चों को ऑथोरिटीज़ तो नहीं दी है। लेस फायर ये नहीं हो सकता। परमिसिव हम लोग परमिशन नहीं दिए कि आप जो बोलोगे वही होगा। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक मतलब कोई भी रूल्स बनाने से पहले टीचर का जो सहयोग पड़ रहा है, तो वो कौन-सा टाइप हो जाएगा? इट इज़ अ डेमोक्रेटिक टाइप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी? सबसे मोस्ट इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी कौन-सा है? प्रिवेंटिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो फ्रीक्वेंट पनिशमेंट नहीं। आप हर एक-एक छोटे-छोटे चीज़ों के लिए बच्चे ऑब्वियस सी बात है बच्चे गलती करेंगे, तो आप उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते। इग्नोरिंग माइनर बी मिसबिहेवियर ये अपन बोल सकते हैं, पूरा बाकी और भी ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं, हम लोग को कभी भी बच्चों को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं करना है। एस्टेब्लाइजिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग ये मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव क्लासरूम है। आप ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रिवेंट करना है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है। मोस्ट इफेक्टिव ये वर्ड को नोटिस करो प्रिवेंटिव कैसे आपको प्रिवेंट करना है? आपको स्टार्टिंग से ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिशिंग द क्लियर एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग ठीक है? थोड़ा-सा अच्छा क्वेश्चन था, इज़न्ट इट? देन ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट था, प्रिवेंटिव। थर्ड क्वेश्चन, ए टीचर प्रेज़िंग अ स्टूडेंट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली इज़ एन एग्जांपल ऑफ देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको अपने वीडियो लेक्चर्स पे बता दिया है, ठीक है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अगर कोई बच्चा अच्छा चीज़ें करता है तो उसको रिवॉर्ड देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अनप्लीजेंट बिहेवियर को हटाना, ठीक है? पनिशमेंट देना नहीं होता। तो एक टीचर जो है वो प्रेज़ करे स्टूडेंट को फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, तो मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड देना, तो प्रेज़ कर रहे हैं मतलब रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब द विथीनेस? अब देखो, आई नो ये वर्ड थोड़ा-सा अलग है, बच्चों का गलत हो सकता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाते हैं। विथीनेस, विथीनेस बेसिकली होता क्या है? एक एकेडमिक टर्म है फॉर टीचर प्रोवर्बियल। बेसिकली इसमें क्या होता है? जैसे सपोज़ अब आप कुछ गलती ये आप स्टूडेंट हो अभी, अब आपने अगर कुछ गलती की और मैं आपको आँखों से सिर्फ़ गुस्से से देख रहा हूँ, है ना? या आपके टीचर्स आपको गुस्से से देखते हैं, आप समझ जाते हो कि टीचर का रिएक्शन क्या है। तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं विथीनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग अलाउइंग इग्नोरिंग क्लासरूम नॉइज़ ये नहीं होगा। फोकसिंग ऑन वन स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्टूडेंट पे फोकस करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है? देन बीइंग अवेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्टिविटी तो ये होगा। हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी पे अगर आप अवेयर रहेंगे तभी तो हम लोग अपना आई कॉन्टैक्ट करेंगे ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग अवेयर ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्टिविटीज़। प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव डिसिप्लिन इज़ टू प्राइमेटिव पर्पस क्या है? डिसिप्लिन के लिए फॉर्मेटिव हम लोगों ने ऑलरेडी डिसिप्लिन का टर्म्स बताया था
उसमें फॉर्मेटिव डिसिप्लिन किसके लिए होता है? हम लोगों ने एक ट्रायंगल वाला एक वो बनाया था, स्लाइड आपको पता होगा, जिसमें रिस्पेक्ट, एम्पैथी और सेल्फ डिसिप्लिन लिखा था। तो फॉर्मेटिव डिसिप्लिन में आंसर क्या आ जाएगा इसका? जिन लोगों ने हमारा लेक्चर देखा है वो ईज़िली इसको आंसर कर पाएँगे, टू डेवलप द सेल्फ डिसिप्लिन। देन A classroom is a student where student feel emotionally safe is referred to, ये आप सब आराम से कर लोगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं। जब आप इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हो, उसका मतलब क्या है? जो क्लासरूम का जो क्लाइमेट है वो पॉजिटिव है, ठीक है? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट। ओवरलैपिंग इन टीचिंग रिफर्स टू टीचर्स एबिलिटी टू, ठीक है? अब ओवरलैपिंग करना टीचर मतलब टीचर के टर्म्स में ओवरलैपिंग करने से क्या होगा? उसको अपन क्या बोलेंगे? टीच मल्टीपल सब्जेक्ट? नहीं, इसको अपन ये नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक-दूसरे से इंटरलिंक होता है। इग्नोर द डिस्टर्बेंस? नहीं, डिस्टर्बेंस को इग्नोर करने से ओवरलैपिंग नहीं बोल सकते। हैंडल 2 एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली इसको अपन बोलेंगे। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक जैसे आप फिज़िक्स पढ़ता है, वो बच्चे अच्छे से कर पाएँगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है? एक के ऊपर एक। तो एक काम के ऊपर जब एक काम करते हैं तो अपन इसको क्या बोलते हैं? हैंडल 2 एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली इज़ नोन एज़ ओवरलैपिंग इन अ टीचिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। कौन-सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बोल रहा है? कंसिस्टेंसी ये तो है, क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन ये भी है आपका, बियसनेस मतलब क्या हो गया? भेदभाव करना। तो हम अपन भेदभाव नहीं कर सकते, हर स्टूडेंट को हम लोग को इक्वली ट्रीट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बियसनेस, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बेस्ट एनहांस स्टूडेंट एंगेजमेंट। सबसे बेस्ट मेथड कौन-सा है ताकि आप बच्चों को एंगेज कर सको क्लासरूम में? कंटीन्यूअस लेक्चरिंग नहीं, बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रिक्ट साइलेंस नहीं, क्या ही सीखेगा बच्चा? इग्नोरिंग द रिस्पॉन्स नहीं, इंटरैक्टिव क्वेश्चनिंग। जब आप बच्चों से इंटरैक्ट करोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे, जैसे आप कुछ कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि ये किस चीज़ से बना होगा, ये कहाँ से आया है? तो बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करेगा, ठीक है? देन द लीस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर हैंडलिंग माइनर क्लासरूम डिसरप्शन इज़। कौन-सा सबसे लीस्ट इफेक्टिव है बोल रहा है? लीस्ट इफेक्टिव कौन-सा है बोल रहा है, ठीक है? तो लीस्ट इफेक्टिव में नॉन वर्बल सिग्नल नहीं, आई कॉन्टैक्ट ये तो मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल भी इसके ऊपर आई कॉन्टैक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है? ये मैं आपको बताऊँगा इस ये क्वेश्चन भी है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल अभी याद रखना, ताकि आपका फ्यूचर में आंसर गलत ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल आई कॉन्टैक्ट में आता है। इमीडिएट पनिशमेंट नहीं, हर एक छोटे-छोटे चीज़ के लिए अपन इमीडिएट पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमीडिएट पनिशमेंट सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। आप छोटे-छोटे चीज़ के बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, आप उन्हें समझा सकते हो। A teacher ignores a student attention seeking misbehavior leading its disappearance. This technique is known as। अब जैसे कि आप सबको पता होगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर एकदम डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है एक्सटिंक्शन, ठीक है? रीइंफोर्समेंट नहीं होता, पनिशमेंट भी नहीं होता। Which approach focuses on internal motivation rather than external control। तो ये सब भी हम लोगों ने अप्रोच बहुत सारे अप्रोचेस पढ़े, तो अब आप इसमें से आपको आप मुझे बताओगे सबसे कौन-सा अप्रोच जो है वो फ़ोकस करता है मोटिवेशन पे रेदर देन एक्सटर्नल कंट्रोल पे? बिहेवियरिस्ट अप्रोच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? ऑथोरिटेरियन अप्रोच तो एकदम हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा, ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली होता क्या है, इंटरनल मोटिवेशन पे वो फ़ोकस नहीं करता है, वो सिर्फ़ आपको रट्टा मारने पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो बिहेवियर एक्सटिंक्शन यहाँ पर एक एक्सटिंक्शन वाला जो वर्ड था, इसमें स्टडी ये है बिहेवियर एक्सटिंक्शन व्हेन द अटेंशन इज रिमूव्ड। जब अटेंशन रिमूव करते हैं तो बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली निकलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लार्ज क्लासरूम है, उसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा होगा? रो में बैठाना जो अपन बैठते हैं, ये फिक्स्ड बेंच जो अपन बैठते हैं, नहीं, रैंडम सीटिंग नहीं, सर्कल और यू शेप। देखो जब ये यू शेप जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इस यू शेप सर्कल में क्या होगा, टीचर अगर यहाँ से खड़ा है वो हर एक बच्चों को इफेक्टिवली देख पाएगा। हालांकि इससे स्टूडेंट रेशियो टीचर जो है वो बिगड़ जाएगा, बट अगर क्लासरूम काफी अच्छी बड़ी है तो अपन ये अरेंजमेंट सबसे बेस्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल और यू शेप। रिपल इफेक्ट, तो रिपल इफेक्ट अगेन ये एक नया वर्ड है। रिपल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली स्प्रेड ऑफ डिसिप्लिन अक्रॉस क्रॉस, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? अब एक टीचर जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ रूल को, ठीक है? जैसे होता ही है,
टू ऑल द स्टूडेंट इक्वली। अगर इस इक्वली अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऑथोरिटी, डोमिनेंस, फेयरनेस। अगर इक्वली नहीं बोलता ना तो अपन इसको बोलते डोमिनेंस या ऑथोरिटी, ठीक है? डोमिनेंस बोलते, बट यहाँ पर इक्वली बोल दिया। अगर इक्वली बोल दिया तो फेयरनेस आएगा, मतलब हर एक बच्चों के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द स्टूडेंट मिसबिहेवियर? कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट मिसबिहेवियर के लिए? एंगेजिंग लेसन्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ओके, लैक ऑफ क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन, ओके, लैक ऑफ क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो चीट शीट बताया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहाँ पर भी स्टूडेंट मिसबिहेवियर आएगा उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन वर्ड जहाँ भी आएगा उसके लिए वो उसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इसमें बस यही पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है स्टूडेंट के मिसबिहेवियर पे सबसे ज़्यादा। अगर लेसन एंगेज रहेगा तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है वो ऑलरेडी वो मिसबिहेव करेगा ही क्यों? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो क्यों मिसबिहेव करेगा? टीचर का सपोर्ट मिलेगा तो वो क्यों मिसबिहेव करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैक ऑफ क्लैरिटी इन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर यूजेस ग्रुप एक्टिविटी टू रिड्यूस इनडिसिप्लिन, दिस इज बेस्ड ऑन। टीचर जो है वो यूज कर रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी, तो ग्रुप एक्टिविटी में कोऑपरेटिव लर्निंग, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर पे देख चुका है, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने किया भी है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू क्रोनिक मिसबिहेवियर इज, क्रोनिक मिसबिहेवियर को कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा? पनिशमेंट नहीं दे सकते भाई, वो क्रोनिक मिसबिहेव कर रहा है, इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों को, एक अटैचमेंट की ज़रूरत है, रिमूविंग स्टूडेंट नहीं, काउंसलिंग एंड इंटरवेंशन ये बोल सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काउंसलिंग एंड इंटरवेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच थ्योरी एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन? ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको कई बार में बताया था, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन कौन सा सोशल लर्निंग थ्योरी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। जिन बच्चों ने लेक्चर देखा है अगेन मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो जॉन डेवी ने दिया था, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टिमुलस देने पे बच्चा सीखता है, तो इसमें स्टिमुलस वर्ड आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, ठीक है? ऑपरेंट थ्योरी वो भी अलग होता है। कॉग्निटिव थ्योरी में सिर्फ बच्चे का मतलब कॉग्निटिव थ्योरी नाम से समझ में आ रहा है, कॉग्निशन लेवल जो हमारा मेमोरी लेवल है उस पे बात करता है। तो अगर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन अगर बोलेगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज अ सोशल लर्निंग थ्योरी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर पे भी कवर अप किया है, ठीक है? देन अ टीचर गिविंग एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी टू डिसरप्टिव स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर टीचर एक एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी दे रहा है एक डिसरप्टिव स्टूडेंट को, तो वो किसका एग्जांपल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव रिडायरेक्शन, भई अगर बच्चा जानबूझ के डिसरप्ट कर रहा है और आप उसको कुछ रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हो कि बेटा अगर आप शांत रहोगे तो मैं आपको जो है एक चॉकलेट दूँगी या जो भी करोगे आप, ठीक है? तो वो बच्चे को एक सही डायरेक्शन में की तरफ ले जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव रिडायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन टू करेक्ट द माइनर बिहेवियर, दिस में रीड टू, ठीक है? अब देखो 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए, उस कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप कर इसीलिए रहे हो, आपको कराया प्रैक्टिस इसलिए जा रहा है ताकि आपको एनालिसिस हो कि आपने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पर सीखने आए हो, आप सिर्फ सीखो, बट उस जो गलती है उसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखो, अपने दिमाग में बैठा के रखो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप वहाँ पर वो गलती नहीं करोगे। उस चीज़ का आपको मेजर ध्यान रखना है, ठीक है? अभी आपके पास टाइम है तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, है ना? इसमें कोई इतना डरने की बात नहीं है कि सर इतना सारा गलत हो जा रहा है, नहीं। अब अ टीचर फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन टू करेक्ट द माइनर बिहेवियर, दिस में लीड टू, अगर टीचर फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट कर रहा है, टीचर खुद ही इंटरप्ट कर रहा है, हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे, "अरे तुम बात क्यों कर रहे हो? अरे तुम ये क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारा शूज़ का ये लेस खुला है, तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स इधर नहीं रखना चाहिए।" क्या हो रहा है इससे? है ना? अभी मैंने जितना भी काम किया अभी, उससे क्या हुआ आपका? टाइम वेस्ट हुआ, है ना? और जो बच्चे को जो सिखाने का टाइम था वो कम हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस विल लीड टू रिड्यूस्ड द लर्निंग टाइम, ठीक है? देन अन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट इंट्रिंसिक डिसिप्लिन, कौन-सा जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है इंट्रिंसिक डिसिप्लिन के लिए, ठीक है? मतलब खुद के डिसिप्लिन अंदर ही डिसिप्लिन के लिए कौन-सा सबसे बेस्ट मेथड अपन बोल सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि
फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट से इंट्रिंसिक डिसिप्लिन नहीं होगा, वो तो एक्सट्रिंसिक डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग पढ़ के नहीं आए, तुम लोग इस टाइम फेल हो, क्या हुआ? ये मैं जानबूझ के आपको जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप इस तरीके से करोगे तो वो एक्सट्रिंसिक डिसिप्लिन हो गया, आपके अंदर से खुद से नहीं आया। डिज़ायर फॉर रिवार्ड नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आप ना पूरा 80 आउट ऑफ 80 लाओगे ना, तो मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, फ्यूचर के लिए भी। क्या हो गया? रिवॉर्ड हो गया। ये एक्सट्रिंसिक डिसिप्लिन हो गया, टीचर कंट्रोल नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट। सेल्फ खुद से जब करोगे तो इंट्रिंसिक डिसिप्लिन डेवलप होगा। ठीक है? देन इन मैनेजिंग अ डाइवर्स क्लासरूम, बहुत बड़े क्लासरूम को आपको करना है, तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर कौन सा होगा? यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड नहीं। हर एक बच्चे का जो मेथड टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, लर्निंग स्ट्रेटजी होती है, वो अलग होती है। तो अपन ये नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे डिफरेंसेस को नहीं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर एक बच्चे की पढ़ने की एबिलिटी अलग होती है, अपन हर एक वे से यूज़ करेंगे। अपन आईसीटी का टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, अपन प्रैक्टिकल अप्रोच भी यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है? ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। 24th अ टीचर मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। तो मैंने आपको बोला था आई कॉन्टैक्ट में आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। देखो, करवा देना आपका एक आंसर सही। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट विच कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लेक्चर के बताया था कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रिमूविंग एन अनप्लीजेंट टास्क आफ्टर अ गुड बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अपन अवार्ड देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो रिमूव करते हैं अनप्लीजेंट टास्क को, इसको याद रखना, ठीक है? देखो ऑपरेंट कंडीशन, इसको भी आप यहीं पर देख लो। ऑपरेंट कंडीशन, रिमेंबर तो ऑपरेंट कंडीशन के अंदर आता है नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में, ठीक है? तो ये अपना इधर नहीं था। सोशल लर्निंग थ्योरी आपके सिलेबस में है, तो आप उसको याद रखना। एक क्लासरूम वेयर रूल्स आर अनक्लियर, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर कोई रूल्स का क्लैरिटी नहीं है। जैसे सपोज अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो अपन कभी बोलते हैं कि नहीं चौका इस तरफ से है, गली क्रिकेट जब खेलते हैं और कुछ बोलते हैं नहीं चौका उस तरफ से है, क्लियर ही नहीं है, तो उससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा और मिसबिहेव करोगे आप। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन प्रमोट करने का सबसे बेस्ट क्या होगा? सेल्फ बोल रहा है ना यहाँ पर, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बोल रहे हैं, तो क्या करोगे? आप अपने अंदर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि आज मेरे को ये चीज़ें कवर अप करनी है ताकि मैं एनसीटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो सकूँ। आपका जो भी एम है, ठीक है? जो आप खुद के अंदर डिसिप्लिन लाओगे कि मुझे सुबेरे उठ के ये चीज़ करना है, रात को सोने से पहले मुझे रिवाइज़ करना है और साथ में मुझे नेक्स्ट डे में क्या करना है, वो सब चीज़ें मुझे पता होगी। तो ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन। तो उससे क्या होगा? आपके सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होगा थ्रू एनहांसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने आपको ऑलरेडी बताया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच। नाउ अ टीचर अडॉप्ट टीचिंग, टीचर जो है वो टीचिंग को अडॉप्ट करता है बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड एंड रिस्पॉन्स, स्टूडेंट के हिसाब से और उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो इससे क्या पता चल रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखने से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सस्टेनेबल क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच? पनिशमेंट बेस्ड नहीं, अगर आप पनिशमेंट दोगे तो सस्टेनेबल क्लासरूम थोड़ी हो गया वो। फियर बेस्ड आप डरा धमका के करोगे? नहीं। रिलेशनशिप बेस्ड हाँ, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है? मतलब स्टूडेंट आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो आपका वो फर्ज बनता है कि आप उस चीज़ों को, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? और टीचर अब और उस प्रॉब्लम को देखो, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। टीचिंग जब आप टीचिंग का कोर्स करने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है? अब जब आप पढ़ने जाओगे ना, तो आपके कुछ टीचर्स ऐसे मिलेंगे, जो कि अगर आप प्रॉब्लम लेके जाओगे ना, तो सामने से आपको हाँ, ठीक है बेटा, ऐसे-ऐसे समस्या ऐसा-वैसा, और वही टीचर्स आपके सराउंडिंग में दूसरे क्लासेस में जाके आपको वो चीज़ों को बताएँगे। चाहे आपका कोई भी हो, आपका कोई भी पर्सनल चीज़ें होती है ना, तो आप अपने टीचर्स से आप पहले एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है? एकदम, क्योंकि अब आप एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको लगेगा कि आपको सीनियर से इंटरैक्ट करना है। मैं बोलता हूँ अपने सीनियर से ज़्यादा इंटरैक्ट करना, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है आपके टीचर्स के बारे में, ठीक है? आप एकदम से जाके किसी टीचर, हर टीचर जो है स्टार्टिंग में अच्छे बनने की वो करता है।
और आपके अंदर भी वो चीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो आपका ये होना चाहिए कि आप उस प्रॉब्लम को अपने तक रखो और सॉल्यूशन भी आप खुद उस बच्चे को बताओ। फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, एक टीचर के लिए भी और एक स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है? तो ये होता है रिलेशनशिप बेस्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हुआ है, ठीक है? कुछ टीचर्स ऐसे हैं। खैर एनीवेज़, अब चीट शीट, बिहेवियरिस्ट अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या होता है? एक्सटर्नल कंट्रोल होता है। ये देखो मैं आपको एक-एक बार रिवाइज़ भी करवा दे रहा हूँ। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या होता है? एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, कंडीशनिंग होता है। ये बेसिकली फोकस करता है इमीडिएट कॉम्प्लियंस पे, मतलब इमीडिएट एक्शन पे। इसका की टूल्स क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला, एक्सटिंक्शन, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, ये सब, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो इसका जैसे अपन क्वेश्चन 3, 11 और 25 में किए थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है? आप खुद के अंदर इंट्रिंसिक वाला जितना भी होता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आता है। इसका फोकस क्या होता है? इमोशनल सेफ्टी, एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट नीड। तो आप मुझे बताओ आप किसको ज़्यादा देखो, हमेशा आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे भी नहीं जाना है। अगर टाइम कम है तो आपको बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे जाना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए, ठीक है? तो उसका की टूल्स क्या या कीवर्ड्स क्या होगा? रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, एम्पैथी, ये सब। उसके क्वेश्चन है 12, 22, 20 और 30। तो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर चुका है। प्रिवेंशन में क्या होता है? एक क्लियर एक्सपेक्टेशन अपन प्रोवाइड करते हैं, वीथीनेस प्रोवाइड करते हैं, वीथीनेस और ओवरलैपिंग। तो वीथीनेस हम लोगों ने ऑलरेडी बता चुका है कि हर एक-एक जो है मतलब अपन ना हर एक-एक बच्चों को देखते हैं। वीथीनेस मतलब क्या होता है? हर एक-एक बच्चों को देखना और ओवरलैपिंग मतलब एक काम के ऊपर दूसरे काम को रखना। मतलब सपोज़ आप पढ़ा भी रहे हो और चेकिंग भी कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक सिटिंग एंड प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल, तो ये सब होता है प्रिवेंशन। आपको क्या-क्या प्रिवेंट करना है, ये सब प्रिवेंट करना है। इंटरवेंशन, तो इग्नोर करना आपको नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रिएक्शन करना चाहिए, नॉन वर्बल क्यूज़ ओवर इमीडिएट पनिशमेंट, सस्टेनेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। खैर हम लोगों ने ऑलरेडी इस सब चीज़ों को कवर अप कर चुका है। तो एनसीटी एग्ज़ाम जो है वो हेवीली सबसे ज़्यादा प्रिवेंटिव और रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रैटेजी जैसे पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 में फँसे होंगे, प्रिवेंटिव वर्ड आपने अच्छे से देखा ही नहीं होगा। तो अब आप मुझे बताओगे कि अपना आपने कितना आंसर सही किया आउट ऑफ 30, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट नहीं करना है, आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल है आईटीपी साइंस एफेक्ट्स, आप यहाँ से हमें बता दीजिए कि सर आज मेरा ये गलत हुआ। आप अपना नेक्स्ट डे का प्लानिंग स्ट्रैटेजी आप मुझे बता दीजिए कि सर मैं नेक्स्ट डे ये करूँगा। ये आपके अंदर खुद के अंदर एक इंट्रिंसिक डिसिप्लिन डेवलप करेगा और ट्रस्ट मी, ये जो है ना, ये चीज़ें जो आप करोगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे आपका जो प्रॉपर जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी होता है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा, ठीक है? तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ ज़रूरत होती है तो, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपने मेहनत की है। हम लोगों ने आपने ऑलरेडी लेक्चर्स जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों का करते आ रहे हो। देखो जनरल टेस्ट में बेसिकली होता क्या है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो आप उसको ईज़िली कवर अप कर लोगे, ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको मेन में जो बेसिक मैथ्स का जो पार्ट होता है ना, उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। देखो उसमें एक होता है लीनियर इक्वेशन वाला और एक मीन मोड मीडियन वाला। तो मैं मीन मोड मीडियन वाला हो सके तो डाल दूँगा कि उससे भी क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स और वो एसएन एएन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 2 बस आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे भी थोड़ा अलग-अलग काम रहता है तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हो जाता हूँ। बट मुझसे जितना हो पा रहा है वो मैं आपके लिए करते जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर आपको और कुछ लगता है कि आप कमेंट में नहीं लिख सकते, पर्सनल आपको कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो आप मुझे इस चैनल पे शेयर कर सकते हो। हमारे आईडी पे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आज 4 फर्स्ट है ना, तो अपन 3 ऑफ अप्रैल को करेंगे। तो कल आप पढ़िएगा यूनिट 6, वो आपका मैम लेंगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री राम, राधे-राधे।